In this video, I am going to talk about the topic of efflorescence. Efflorescence is the loss of water of crystallization from a hydrated salt to the atmosphere on exposure to air. Now, there are a few terms I need to discuss. Water of crystallization. When a crystal lattice is formed of a compound, it traps some water molecules in its structure. That is known as the water of crystallization. फ्रॉम अ हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब वो कंपाउंड, अ हाइड्रेटेड कंपाउंड इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं. अब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अब जो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसका लॉस फ्रॉम द कंपाउंड इनटू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एफ्लोरेसेंस. हाइड्रेट्स का हमने डिस्कस किया. हाइड्रेट्स सॉलिड्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एंट्रैप करते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में, वो हाइड्रेट्स होते हैं. और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. अब हर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है, उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है और उस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अपने स्ट्रक्चर में इंट्रैप करेगा, उसके स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा. एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. कॉपर सल्फेट .5H2O मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में, क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होंगे. Na2SO4.10H2O MgSO4 traps 7 molecules of water. FeSO4 has 7 molecules of water of crystallization or water of hydration. Presence of water of crystallization is not necessary for a compound. जैसे कि हमने कहा कि हर कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रैप करेगा अपने क्रिस्टल में. अब लाजमी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल जिसने क्रिस्टल बनाना है उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने साथ रखना भी है. फॉर एग्जाम्पल NaCl. अब एफ्लोरेसेंस को हमने डिस्क्राइब किया, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे. अब हम बात करते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस एक्सर्ट वेपर प्रेशर. वाई डू दे एक्सर्ट वाटर वेपर प्रेशर? बिकॉज दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इस वाटर की वजह से दे एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब एज लॉन्ग एज ये एटमॉस्फेयर के साथ एक इक्विलिब्रियम पे हैं, मतलब एक बैलेंस उनके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ हुआ है, दे विल नाइदर गेन नॉर लूज वाटर मॉलिक्यूल्स. इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिमेन सेम. एक बड़ी अच्छी बात की गई है कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल में 5 ही रहेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो सकते. रहेंगे वो नंबर में 5 ही, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं एटमॉस्फेयर के साथ जो उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ हुआ है उसके साथ. दो सिचुएशंस डिस्क्राइब की गई हैं हमारे पास कि एक वेपर प्रेशर इन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर इन मॉलिक्यूल वर्सेस एटमॉस्फेयर. अब वेपर प्रेशर इन मॉलिक्यूल किसकी वजह से है? इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से. अब जो एटमॉस्फेयर में है वो वेपर प्रेशर किस वजह से है? जो एवेपोरेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से एयर का एक वेपर प्रेशर मेंटेन होता है. अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा. अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो नाइदर देयर विल बी अ गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉर देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है फॉर्मेशन ऑफ अ लोअर हाइड्रेट. अब हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CgSO4.5H2O. इसका वेपर प्रेशर हमारे पास अगर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने लूज करेगा इनटू द एटमॉस्फेयर. वाटर मॉलिक्यूल्स एफ्लोरेसेंस हो जाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर और ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा. और इसी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते करते इसका एक
लोअर हाइड्रेट बन जाएगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O से ये CuSO4 3H2O बन जाएगा या CuSO4 H2O बन जाएगा। ये डिपेंड करता है कंडीशंस हमारे पास क्या है। एग्जांपल ऑफ Na2CO3 हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बात की गई है डिपेंडेंस ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब जो एफ्लोरेसेंस है, ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का। मतलब अगर हमारे पास एक मॉइस्ट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उसमें वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। ड्राई एयर में वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरी कंडीशन की बात भी की गई है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास वेपर प्रेशर जो है बहुत लो है मॉलिक्यूल के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। एक्सपोजर ऑफ CaCl2 टू एटमॉस्फेयर एयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइड्रेट्स। CaCl2 और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है एटमॉस्फेयर से, लो वेपर प्रेशर। इनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से बहुत कम है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे। और इनकी ये जो गेन करने की प्रॉपर्टी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और फार्मास्यूटिक्स और फार्मेसी में हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होती है। बिकॉज ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स, और ये जो हैं एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन चाहिए जहां हमें वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं चाहिए, वहां से हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स के यूज़ से वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि उससे हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अफेक्ट होती हैं, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। इसको प्रिवेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं। वो कंपाउंड जो ड्रग की फॉर्मेशन में या उसकी स्टोरेज में जो सारे वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और ड्रग की हाइड्रोलिसिस ना होने दे। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज़ 13.3 10⁻²2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 293 केल्विन। वाटर वेपर्स का एयर में प्रेशर 13.3 है। अब हम फैक्टर डिस्कस करते हैं। हाइड्रेट्स विद वेपर प्रेशर ग्रेटर देन दिस विल शो एफ्लोरेसेंस। अब एक मॉलिक्यूल है, उसका वेपर प्रेशर एयर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो लूज़ करेगा इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब इस फैक्टर से ज़्यादा है, वो लूज़ करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से उसका एक लोअर हाइड्रेट बन जाएगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इससे प्रेशर कम है वो वाटर मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक भी कहेंगे। जब वो गेन कर लेंगे तो एक हायर हाइड्रेट बनेगा जिस के क्रिस्टल लैटिस में एक हायर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं Na2CO3 की। Na2CO3.10H2O अभी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। .10H2O, .1H2O एंड एनहाइड्रस नो वाटर मॉलिक्यूल। अब Na2CO3.10H2O का वेपर प्रेशर है 32 × 10⁻²2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो वेपर प्रेशर है हमारे एयर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, इसीलिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ करेगा ताकि इसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ये काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ कर लेगा। इवन दो हम देखते हैं कि जब उसके पास 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ हो गए, जब सिर्फ एक प्रेजेंट है, तब भी उसका वेपर प्रेशर है 16 × 10⁻²2। अभी भी ये 13.3 से ज़्यादा है। तो ये जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल है ये भी एवेपोरेट हो जाएगा, इन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये एनहाइड्रस फॉर्म में प्रेजेंट रह जाएगा और हमारे पास पीछे बच जाएगा। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, जो वो वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट थे।
लास्टली उसने हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्क्राइब किया है, रेट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एवेपोरेट होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाएगी, इसकी वजह से एक लोअर हाइड्रेट फॉर्म होगा और रेट ऑफ एफ्लोरेसेंस इंक्रीज करता जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। रेट ऑफ एफ्लोरेसेंस increases when the temperature of atmosphere increases. That is about it about the efflorescence.